तो आज का अपना टॉपिक है भारत में आतंकवाद। अगर भारत में आतंकवाद को हम देखें तो आखिर आतंकवाद में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो पिछले 2 दशकों की बात करें तो भारत में पिछली सदी के 2 दशक की बात करें तो उसमें पंजाब के आतंकवाद, ठीक है, साथ में जम्मू कश्मीर में क्या आतंकवाद, और विभिन्न जो राज्य हैं, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें जो फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, नक्सलवाद, और साथ ही साथ भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं उनमें जो राज्य स्थित हैं उनमें फैला हुआ उग्रवाद। इन सभी को किसकी श्रेणी में माना जाता है? इन्हें आतंकवाद की श्रेणी में माना जाता है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद, इन सभी को आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। फिर आगे बात कर लें तो भारत में 2016 तक, तो 2016 तक की बात करें तो कुल 38 आतंकवादी संगठनों को गैर गतिविधियां निवारण अधिनियम, जिसको UAPA के द्वारा क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो एक अधिनियम सरकार ने बनाया था 2004 में। तो ये अधिनियम कब बनाया था? 2004 में। और इसके अधिनियम के माध्यम से 2016 तक केंद्र सरकार ने 38 जो आतंकवादी संगठन थे उन पर अपना क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया, उन्हें प्रतिबंधित किया। फिर आगे बात करें तो भारत में आतंकवाद का स्वरूप कैसा है, उनके किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। तो भारत में आतंकवाद के स्वरूप की बात करें तो भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की जो प्रकृति है वो एक जैसी नहीं है कि भारत में जितने भी आतंकवादी संगठन कार्यरत हैं उनकी जो प्रकृति है, उनके कार्य करने का जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है। सभी आतंकवादी संगठनों के अपने अपने लक्ष्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के उनके अपने अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। अब आगे बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र, ये जो राज्य हैं इन राज्यों में, ठीक है, आतंकवादी गुट क्या है, सक्रिय हैं। फिर कश्मीर में आतंकवाद की बात करें तो कश्मीर में आतंकवाद को देखें तो कश्मीर में आतंकवादी गुटों को धार्मिक आधार से क्या प्राप्त है, जनता का समर्थन प्राप्त है, जनाधार प्राप्त है। कि आतंकवादी जो गुट हैं वो मुस्लिम धर्म के हैं और कश्मीर में जो लोग हैं वो अधिकांश कैसे हैं, मुस्लिम हैं। तो धार्मिक कारणों से या धार्मिक आधार पर वहाँ के लोगों का समर्थन उन आतंकवादी गुटों को या संगठन के लोगों को क्या है, प्राप्त है, उन्हें सहयोग मिला है। पाकिस्तान जैसे देशों से उन्हें विदेशी समर्थन भी प्राप्त है। पाकिस्तान हमेशा से भारत का विरोधी रहा है और पाकिस्तान कभी भी भारत को सफल होने नहीं देना चाहता, इसलिए पाकिस्तान का सहयोग इन आतंकवादियों को प्राप्त है और वो समर्थन प्रदान कर रहा है कि कश्मीर की व्यवस्था पूरी तरह से क्या रहे, खराब रहे। अब देखो, धन, हथियार, प्रशिक्षण, दुष्प्रचार द्वारा युवाओं में कट्टरपन की भावना पैदा करना, कि इन सभी कार्यों के माध्यम से, कि धन के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से उन्हें नए नए प्रशिक्षण दे करके, बुरे प्रचार के माध्यम से युवाओं, जो नए नए युवा हैं उनमें ऐसा कट्टरपन पैदा कर देना ताकि वो देश की जो धारा है, राष्ट्रीय धारा है, उससे स्वयं को अब क्या कर लें, अलग कर लें। तो स्वयं को अलग कर लें। और ऐसा कब होगा? जब उनमें कट्टरपन की क्या हो, भावना पैदा हो। तो उन्हें बचपन से ही ऐसी नीतियाँ सिखाना जिनसे वो देश के क्या हो जाएं, विरुद्ध हो जाएं। तो ऐसा प्रयास करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है।
फिर आगे बात करें तो पंजाब एवं कश्मीर में आतंकवाद जो है वो पूर्णतः कौन सी श्रेणी में आता है, तो पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। अब देखो पृथकतावाद क्या है, तो पृथकतावाद को सिंपल वे में अगर हम समझें, मान लो ये भारत है, तो इसमें से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो अपने आप को अन्य क्षेत्र की तुलना में अलग करने का क्या करे, प्रयास करे। जिस प्रकार से भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, तो उसी प्रकार से जहाँ पर पृथकतावाद की भावना होगी, वो क्षेत्र या वो जो राज्य होगा वो अन्य राज्यों से स्वयं को अलग करने का प्रयास करेगा, स्वयं को अलग राष्ट्र के रूप में देखेगा, अलग क्षेत्र के रूप में देखेगा। ये जो भावना है वो कौन सी भावना होती है, पृथकतावाद की भावना होती है। और इस भावना के कारण देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो पंजाब और कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ पर आतंकवाद किस श्रेणी में आता है, पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। तो कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है भारत से, और पंजाब में जो खालिस्तान की मांग चली थी, ठीक है, उससे खालिस्तान अलग से राज्य बने, तो वो जो मांग थी वो कौन सी थी, पृथकतावाद की श्रेणी में आती है। फिर बात कर लें कि आखिर इनका लक्ष्य किस प्रकार का होता है। तो देखो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो सेना और सुरक्षा बल के जो लोग हैं उन्हें क्या पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाना। तो कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनका लक्ष्य होता है कि वो नुकसान किसे पहुंचाएं, तो वो वहाँ के आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि सेना और सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में बिल्कुल जम्मू कश्मीर या कश्मीर से विपरीत चीज़ हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आतंकवादियों का जो लक्ष्य है वो सेना या सुरक्षा बल को नुकसान न पहुंचा करके निर्दोष लोगों की क्या करना है, हत्या करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में कि कश्मीर का सिस्टम थोड़ा अलग रहा, वहाँ पर आतंकवादी कुछ और करना चाहते हैं, जबकि पंजाब में उनका उद्देश्य कुछ और होता है। फिर भारत में नक्सलवादी जो हैं वो गिरोह, उनका लक्ष्य क्या है, तो वो पृथकतावाद की श्रेणी में नहीं है। कहने का मतलब कि नक्सलवादियों का जो उद्देश्य है, तो भारत में नक्सलवादियों का उद्देश्य पृथकतावाद को स्वीकार करना नहीं है, वो तो अपनी मांगों को क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भारत से अलग होना नहीं चाहते हैं, बल्कि भारत में ही अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। अब देखो नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई भारत में और कहाँ पर हुई, तो देखो पश्चिम बंगाल की बात करें और पश्चिम बंगाल में एक स्थान आता है नक्सलबाड़ी। इस पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी नामक स्थान पर 1967 में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया, लेकिन वहां पर पुलिस के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और आगे चलकर, ठीक है, वही आंदोलन किस में बदल गया, नक्सलवाद में बदल गया। तो इनका उद्देश्य अपनी मांगों को पूरा करवाना है। ये अपने आप को भारत से अलग न मान करके अपने मांगों को पूरा करवा करके अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं। फिर बात करें मुंबई बम विस्फोट की, कि मुंबई में बम विस्फोट कब हुआ, तो बात कर लेते हैं 12 मार्च 1993 में आतंकवादियों के माध्यम से मुंबई में बम विस्फोट किया गया और इस बम विस्फोट में 317 लोग मारे गए। तो इस प्रकार से आतंकवाद का स्वरूप हमें दिखाई देता है कि वो दहशत पैदा करना चाहते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को क्या करे, पूरा
करे और वो अपने उद्देश्य में क्या हो जाए, सफल हो जाए। फिर आतंकवादियों की कार्रवाई के लक्ष्य की बात करें तो उनकी कार्रवाई के देखो लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य क्या है कि सुनिश्चित ढंग से कुछ प्रमुख जो केंद्र हैं, संस्थान हैं, उन पर वो क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि हमला कहाँ पर करना है, तो वो सुनिश्चित पहले से वो एक निश्चित करते हैं कि हमें इस क्षेत्र में इस जगह पर क्या करना है, हमला करना है। दूसरा उनका उद्देश्य है या उनका लक्ष्य है कि आतंक और हिंसा की कार्रवाइयों की बढ़ चढ़कर जिम्मेवारी लेना, कि कहीं पर भी कोई आतंकवादी घटना घटित होती है, कुछ हिंसा होती है, आतंक का फैलाव होता है, तो वो उस घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। ऐसा करने का उनका उद्देश्य कुछ अलग है, अपने लाभ को पूरा करना, अपने लाभ को प्राप्त करना। इसके लिए वो हिंसक जो गतिविधियां होती हैं, जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, विभिन्न जो आतंकवादी संगठन हैं उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो शासन से या सत्ता से क्या प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें, अपने उद्देश्य को सफल बना सकें। इसके लिए आतंकवादी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर बात करें आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कि वो किन किन चीज़ों का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो आतंकवादी देखो कर्म द्वारा प्रचार, कि वो किसी घटना को अंजाम देते हैं तो पूरी तरह से उस घटना से लोग क्या हो जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। वो क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता है, तो लोगों को डरा करके वो क्या करते हैं, अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं। तो कर्म के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से वो प्रचार करते हैं। फिर लोगों को डराना धमकाना उनका काम है। उकसाते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर के लोगों को भयभीत करके उन्हें उकसाने का प्रयास करते हैं। समाज में व्यवस्था अच्छी नहीं रहे, चारों तरफ भय व्याप्त हो जाए, अशांति की स्थिति पैदा हो जाए, तो अराजकता की स्थिति को पैदा करना भी उनका कार्य होता है। और चारों तरफ संघर्ष बनाने, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उनके मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। आज के लिए इतना ही।